अस्सलाम वालेकुम। बिस्पाल की तरफ से सब देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज मैं जो इशू या जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये किराएदार और मालिक के हकूक़ के बारे में है। जो लोग यहाँ पर आकर घर लेते हैं और उसे रेंट आउट करते हैं, स्पेशली फॉर फॉरेनर्स, जो भी दूसरे कंट्री से तुर्की में आते हैं, घर परचेज किया, रेंट आउट कर दिया। कुछ लोग यहाँ रहते हैं, दूसरे घर में, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं, हमारे और बिजनेस है, काम है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये उससे रिलेटेड है कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ से आपको किस एहतियात से काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आप अपने आप को फर्दर नुकसान से या किसी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। मोस्टली दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए आसानी पैदा करना है जो यहाँ पर बड़े भरोसे के साथ आते हैं कि तुर्की में हम जाएंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे, उस पर अपना रेजिडेंस कार्ड बनाएंगे, फर्दर आगे जाके नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई करेंगे। मल्टीपल प्रॉपर्टी लेके मल्टीपल टाइम पे भी आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, फॉरेनर्स मोस्टली होते हैं, और स्पेशली अगर कुछ लोग तुर्किश जो होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं जो बहुत तंग करते हैं और आपको फॉरेनर समझ के उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप देखेंगे और कहीं ना कहीं आप कहीं भी कोई डील कर रहे होंगे तो आपके जहन में मेरी बात ज़रूर क्लिक कर जाएगी, हमें यहाँ पे कौन सा स्टेप लेना होगा, किस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। कुछ मोस्टली दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक कह लीजिए कि आपने घर ऐसा लिया जहां ऑलरेडी किराएदार रह रहा है, आपको अट्रैक्शन नज़र आएगी कि यहाँ पे तो ऑलरेडी रह रहा है, जैसे ही मैं घर लूँगा मेरा किराया स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि उससे थोड़ा लालच नज़र आता है कि जैसे मैंने पैसे लगाए उसका मुझे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने घर लिया, नया पुराना कोई भी, और आपने उसको रेंट आउट करना है और आप इस कंट्री में भी नहीं है। आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, किस तरह से आपको चलना पड़ेगा कि आपके लिए और उस किराएदार के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या मसला ना बने। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि अगर आप ऐसा घर लेते हैं जहां पर ऑलरेडी टेनेंट रह रहा है तो आपको उसमें क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको इस बात पे एग्री होना ही नहीं कि मुझे टेनेंट के साथ चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको बोल दीजिए, जो सेलर है, कि मुझे घर खाली चाहिए, मुझे इसका कब्जा चाहिए फौरी तौर पे। वो कहेगा ये पॉसिबल नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो मैं उसको निकाल नहीं सकता। किराएदार के हकूक कुछ इस तरह से हैं कि अगर किसी को कोई किराएदार है, उसका ओनर के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो उसको उससे पहले नहीं निकाल सकता। उसके निकालने का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको वो फॉलो किए बगैर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं निकाल सकता। उसके लिए ये होता है कि उसको 45 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, और ये नोटिस ऐसे नहीं है कि मैं वर्बली बोल दूंगा या पेपर पे लिख के दे दूंगा। इसके लिए आपको नोटरी ऑफिस में जाना पड़ता है, पूरा एक नोटिस टाइप करवाना पड़ता है और उसको नोटराइज करवाना पड़ता है, और ये 1000 से 2000 लिरा इसका एक्सपेंस आ जाता है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। एग्जैक्टली आपको वही करना है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनर को ये बोल देना है कि आपका और टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसे ख़त्म करेंगे, मैं आपसे घर इस शर्त पे खरीदूंगा कि आप मुझे खाली करके देंगे। वो कहेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैं आपकी मुलाकात टेनेंट से करवा देता हूँ, आप उससे खुद बात कर लीजिए, मैं आपको एक दफ़ा आमने सामने कर देता हूँ, आपने किसी बात में नहीं आना। कोशिश ये करें कि अल्टीमेटली ये कोशिश करें कि आपको घर खाली दे, फिर आप फुल पेमेंट कीजिएगा। लेट्स से सिचुएशन ऐसी है, डील ऐसी है कि आपको बहुत मुनासिब बड़े कम पैसों में या बड़ी अच्छी डील मिल रही है, तो आपको फिर क्या करना है। आप जो इनिशियल डॉक्यूमेंट होगा, जब आप टोकन मनी करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनिशियल, उसमें आप लिखेंगे कि घर खाली करवाने की जिम्मेदारी ओनर की होगी। अगर वो नहीं करवाता तो उसके इतने पैसे, कोई भी एक घर के अमाउंट के हिसाब से एक अमाउंट नॉर्मल सा आप डिसाइड कर सकते हैं, वो होल्ड रखेंगे अनटिल एनलेस वो घर की की नहीं देगा। और जैसे ताकू आपका हो जाता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रेंट तो आपको ही आएगा। लेकिन ये अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आप ओनर से कांटेक्ट करेंगे, वो कहेगा कि मेरा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने बेच दिया, आप जाने और वो किराएदार जाने।
ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी हैं। लोग मैंने बहुत परेशान देखे हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। जब आप उसके पास जाएंगे ना, किराएदार के पास, हाँ घर खाली करो, तो वो कहेगा कि मैंने कमीशन दिया हुआ है, मैंने इसका एडवांस दिया हुआ है, मैंने इसका पानी बिजली गैस का सिक्योरिटी दिया हुआ है, मैंने जो घर शिफ्ट किया उसके मुझे कैरेज चार्जेस इतने आ गए, मैंने इसको ये करवाया, बेशुमार ये काम करवाया, वो बेशुमार बिल्कुल जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी बातें भी करेंगे। तो वो आपसे अच्छा खासा एक अमाउंट बना के आपके सामने रख देगा, मुझे ये देते हो तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा करने दे सकते हैं उसको, उसके लिए फिर से आपको शॉर्ट टर्म जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है उसका तरीका ये होता है कि फिर से आपको अपने नाम पे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वो बनाना पड़ेगा। और सम टाइम कुछ लोग तो ऐसे बेहुदा होते हैं, वो उस पे भी नहीं आते, वो आपसे बिल्कुल फॉरनर समझ के बहुत गलत किस्म का ट्रीट करते हैं। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ओनर को स्ट्रेट वे बोले हमें घर खाली चाहिए। अगर घर खाली करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हम इतना अमाउंट आपका होल्ड रखेंगे और 45 डेज इंतजार करेंगे और 1 महीने का रेंट ऑब्वियसली आपको ही मिलेगा। 45 डेज के बाद वो आपसे क्लेम करता है पैसे का, तो जो आपका अमाउंट है जो आपने होल्ड किया हुआ है उसमें से आप ओनर को बताएंगे ये इसके एडवांस है, ये पैसे हैं, या तो इसको निकाल लो अगर आपको पूरा अमाउंट चाहिए, नहीं तो आपके अमाउंट से मैं उसको पैसे दे के घर खाली करूँगा। मैं फिर से आपसे ये बात कहूँगा, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, घर या तो खाली लीजिए, टेनेंट के साथ बिल्कुल ना लीजिए। अगर लेना है तो ये सारे मामला जो सिचुएशन बन सकती है वो मैंने आपके सामने रख दी, इसको बिल्कुल क्लियर करके रिटर्न में करके इसको लिख लीजिए। अगर आपने पूरे पैसे ओनर को दे दिए तो आप बिल्कुल ना सोचिए कि वो सेलर फिर आपके कहीं भी किसी जगह पे सपोर्ट करेगा। और इस बात का बड़ी अच्छी तरह से इल्म होगा जो वहाँ पे किराएदार होगा कि अभी इनके साथ मुझे ही भुगतना है। आपको वापसी की जल्दी होगी, आपको ये है कि यार मुझे वापस भी जाना है, मेरे ये भी मामला आता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चले जाएंगे तो वो बड़ी ख़राब होती जाएगी। इसका एक और अच्छा तरीका ये भी है कि कोई भी बंदा यहाँ पे आके परचेज करता है और रेंट आउट करता है, तो यहाँ पर या तो किसी अच्छी कंपनी के साथ बिल्डिंग मैनेजमेंट वाले हैं जो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो एक स्मॉल पोर्शन आपसे उसका परसेंटेज का लेंगे जो भी रेंट होगा। दूसरा ये है कि आप कोई ऐसा आपका जानने वाला बंदा जो आपके साथ अटैच हो, फैमिली मेम्बर कुछ भी हो, कुछ ऐसा ट्रस्ट वाला, आप उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे दे कि रेंट के मामला, पानी बिजली के मामला वो देख सके। अच्छा, उस पावर अटॉर्नी में ये भी होता है कि हर महीने रेंट आपके अकाउंट में आएगा, वो अकाउंट डिटेल मेंशन होती है। लेट से अगर किसी वजह से लेट होता है तो पाकिस्तान से वो बंदा या किसी भी कंट्री से आपसे रब्ता करेगा कि यार अभी तक उस बंदे ने रेंट नहीं मुझे पे किया, तो आपके पास ये अथॉरिटी होगी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आप उससे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हाँ भाई तुमने रेंट क्यों नहीं पे किया, अभी तक आपने रेंट नहीं पे किया, ओवर ड्यू हो गया है, तो इसको एज सुन एज पॉसिबल डिपॉजिट करो और स्लिप मुझे भेजो। ये सारी बात तब ही हो सकती है जब आप किसी बंदे को ऑथोराइज करके जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपका रेंट खा जाएगा, उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि ये मेरे रेंट का पूछ सकता है, मेंटेनेंस का काम करवा सकता है, बिजली पानी गैस टेलीफोन के बिल देख सकता है और रेंट हर महीने प्रॉपर मेरे अकाउंट में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अपने आप को सिक्योर करने के लिए। दूसरा केस क्या आता है, दूसरा ये आता है कि आपके पास बिल्कुल खाली घर है, ब्रांड न्यू है या आप यूज़ कह लीजिए, आप वो घर लेते हैं तो आपने वो रेंट आउट करना है। रेंट आउट करने के लिए जब आपने घर किसी डीलर को देना है, खुद से करना है, तो उस पर आपने क्लियरली मेंशन करना है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है, एक्सटेंडेबल नहीं है और 1 साल के बाद इसको घर खाली करना होगा। वो बात की बात है, वो सिचुएशन आएगी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंटल वैल्यू जिस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, जो लोग घर में घुस गए हैं वो तो हर तरह से लड़ने को तैयार है आपके पास। पहले घर का 5,000 किराया था, वो कैसे 10,000 देगा आपको अगले साल। 100% तो कहीं भी अप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन सिचुएशन ये है कि पुराना किराएदार उस वक्त डॉलर की कीमत अलग थी, अब डॉलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो अल्टीमेटली प्राइस वही पड़ती है, लेकिन वो किराएदार को नज़र नहीं आ रहा होता। उसको तो लगता है कि मैं बड़ा सस्ते में छूट गया हूँ तो मैं इसके साथ लड़ लुट के यहाँ रह जाऊँगा, ये फार्नर है, इसे वापसी की परेशानी होगी, ये इन मसाइल में नहीं आएगा। तो आपने वहाँ पर बड़ा क्लियरली मेंशन करना है ये 1 साल के है, एक्सटेंडेबल नहीं है। बाय लॉ मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंट का जो एप्रिसिएशन होता है
वो 10% तो आपको पता है हर जगह एनुअली 10% इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी अगर कैलकुलेट करें और ये 1 फैब 2022 से जो रूल इम्प्लीमेंट हुआ है वो है 22.5%, यानी 22.5% सिर्फ आप रेंट इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि अगर वो छोड़ के दूसरा टेनेंट आए तो आपको डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। स्पेशली आपने ऐसे किसी बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी ज़रूर देके जानी है ये जो आपकी गैर मौजूदगी में ये सारे मामला देख सकें। उम्मीद है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।